नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। हरियाणा प्रदेश में सरकार ने ई गवर्नेंस और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आज एक और अहम कदम बढ़ाते हुए संपत्तियों के म्यूटेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। सरकार के इस कदम से अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही अब पटवारियों को रिश्वत देनी पड़ेगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वेब हेयरलेस पोर्टल में म्यूटेशन का सेल्फ जनरेटेड मॉड्यूल शुरू करने की घोषणा की है। इस पोर्टल को लॉन्च करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी भी जमीन का इंतकाल रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। इसके साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकता है और किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री होने के 10 दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आने पर उस संपत्ति का इंतकाल स्वयं हो जाएगा। अब 10 दिन के अंदर अगर कोई आपत्ति दर्ज होती है तो म्यूटेशन विवादित माना जाएगा और इंतकाल नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि फिलहाल किसी भी जमीन या संपत्ति की बिक्री, मॉर्गेज विद पोजेशन, पारिवारिक हस्तांतरण और उपहार का म्यूटेशन किया जाएगा। जमीन के म्यूटेशन को ऑनलाइन करने का वादा मुख्यमंत्री ने 2019 के चुनाव के दौरान किया था, जो कि अब पूरा हुआ है। म्यूटेशन के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि अब रजिस्ट्रियां करवाने की पावर एसडीएम और डीआरओ को दी गई है। इससे रजिस्ट्रियों में जो होने वाली गड़बड़ी है उस पर भी रोक लगेगी। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने साल 2019 के संकल्प पत्र में संपत्ति के इंतकाल को लेकर के एक वादा किया था। सरकार ने इसी वादे को पूरा करते हुए अहम घोषणा की है। सरकार ने इंतकाल को लेकर वेब हेयरलेस में म्यूटेशन के ऑटोमेटिक जनरेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया है। इसके साथ ही हरियाणा में संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल जड़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। इंतकाल की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद 10 दिन के दौरान संपत्ति पर कोई एतराज दर्ज नहीं होता है तो 10 दिन में संपत्ति के मालिक के नाम ऑटोमेटिक तरीके से बदल जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा। उसमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन के हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। वहीं जमीन के रजिस्ट्री के अधिकार को लेकर भी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी रजिस्ट्री का अधिकार दिया गया है। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम्स जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओस जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओस हमें होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो डीआरओस का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहां जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ है तो वहां जाके करा सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर चाहे वो सब नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ हो और चाहे कोई भी एसडीएम हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे जिले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जल्द ही हम एक नई प्रणाली शुरू करेंगे
जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी। ई गवर्नेंस की दिशा में सरकार के ये दोनों ही अहम कदम माने जा रहे हैं। इससे लोगों को सुविधा और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की सरकार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हर चीज को पोर्टल करके एक ऐसा वो बना रहे हैं जिससे पोर्टल से ही परेशान है। कोई चीज का है पोर्टल और कहीं वो ढूंढने से पाता नहीं पोर्टल, पहली बात तो। और रजिस्ट्री का भाई शुरू से सभी प्रदेशों में सब जगह से तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार, उनको ही पावर होती है रजिस्ट्री करने की। जब नहीं हो तो फिर कोई उसके लिए एसडीएम को या डीआरओ को, ये मुझे लगता है कि एसडीएम और डीआरओ को जो पावर दी है, ये एक और भ्रष्टाचार का नए अड्डे और खुल रहे हैं। ये एक की जगह तहसीलदार में और एसडीएम और डीआरओ में इनमें वो रहेगी कि रजिस्ट्रियाँ करने की कि भाई जो ना मैं कमाऊँगा मुझे चाहिए, अब तहसीलदार की ज़रूरत नहीं है, मेरे से रजिस्ट्री कराओ या वहाँ कराओ। तो ये इससे ये नए जो सबको फिर जो इलेक्शन आ रहा है जो तो ये इस तरह के जो फैसले ले रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। अपनी व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। जो इसमें बेईमानी चल रही है उसको सुधारने की ज़रूरत है। और ये बात तो ठीक है, इंतकाल तो होनी चाहिए साथ के साथ। इंतकाल नहीं होते तो ये एक चैनल बना रखा था, तो इंतकाल का तो ठीक है, अगर इंतकाल साथ के साथ होते तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से एसडीएम को, डीआरओ को पावर दी जा रही है, तो इस समय इसका मतलब ये है कि तहसीलदारों को बिल्कुल एक तरफ कर दिया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये रिश्वत का रेट 3 गुना हो जाएगा और ये रजिस्ट्री स्मूथ प्रोसेस नहीं होगी। हरियाणा के अंदर एक भी रजिस्ट्री बिना पैसे की नहीं होती। चुनाव नजदीक आ रहा है, रजिस्ट्रार बोलता है, एसडीएम बोलता है पैसे देके लगे हैं, यहीं से तो पूरे करेंगे। तो सुन रहे थे आप अभी इस रिपोर्ट में भी आपने देखा कि एक तरफ तो ऑनलाइन करके इन सारी व्यवस्था को पारदर्शिता के तौर पर लाने की कोशिश है, तो वहीं इसको लेकर के जो विपक्ष के ऐतराज हैं वो भी आपने सुन लिए हैं। अब इसी से संबंधित आज की बड़ी बहस का सवाल है, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि पोर्टल से क्या पारदर्शिता आएगी। सवाल बड़ा है क्योंकि यही सबसे अहम है। दूसरा सवाल यह है कि तहसीलों के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, क्या ये जो पोर्टल आया है या ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है उससे ये सुधर पाएगी। तीसरा सवाल यह है कि रजिस्ट्रियों के नाम पर जो भ्रष्टाचार होता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है, क्या ये भ्रष्टाचार बंद होगा, ये भी सवाल अहम है। और सवाल ये भी है कि इंतकाल के लिए क्या अब लोगों को तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि तहसीलों के अंदर आप देखते हैं कि लोग परेशान होते हैं, लेकिन अब ये जो व्यवस्था ऑनलाइन की गई है इसका असर क्या होता है, आज इसको समझते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता है। भाग सिंह दमदमा जी, आपका भी स्वागत है। जोगिंदर मोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोगिंदर मोर जी, आपका भी स्वागत। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल जी, आपका भी स्वागत है। और नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेश जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक तो पारदर्शिता लाने के लिए आप लोगों ने जो ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया को शुरू किया, इसको आप लोग पहले से भी कहते रहे, मुख्यमंत्री ने 2019 में भी कहा था कि ये जो एक व्यवस्था है उसको हम लोग जरूर सुधारेंगे, और आज वो हुआ जिसका पोर्टल भी आज लॉन्च किया गया। लेकिन इसी के साथ साथ वो सवाल भी साथ में जुड़ गए कि ये जो एक तो चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए आप लोग इस तरह की जो कवायद है वो कर रहे हैं, और दूसरा ये हर एक चीज के लिए आप लोग सिर्फ पोर्टल ले आते हैं और पोर्टल से जनता परेशान हो रही है बजाय इसके कि उसको सुविधा मिले। दोनों ही चीजों को कैसे देखा जाए, विधु रावल जी? आयुष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। अपने जो साथी पैनलिस्ट हैं इस डिबेट पर, उनको भी नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले ही कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का हम मॉडल लेकर आएंगे। हमने शुरू से कहा था हम आम जन के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे, हम लाभार्थी, लक्षित लाभार्थी तक लाभ पहुंचाएंगे, और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय हो, यानी अंत्योदय की जो है हमारी परिकल्पना जो है उसको हम स्थापित करेंगे। यही राम राज्य है, यही सुराज है। और जिस प्रकार से हमने हरियाणा के अंदर पहले भी 42 ऐसी नागरिक सुविधाएं हैं जिनको हमने ऑनलाइन कर दिया, यानी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर अनेक सैकड़ों तो नहीं, 42 ऐसी जो है नागरिक सुविधाएं हैं जिनको हमने किया था, और ये सब टाइम बाउंड है। हर चीज अभी क्या है, भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण क्या होता था
समय से सुविधा ना मिलना, यानी जिस चीज को आप रोक नहीं सकते उसको डिले कर कर कुछ लोग जो है इस तंत्र का उपयोग करके भ्रष्टाचार का किया करते हैं। हमने उस पर कटाक्ष किया, हमने हर सुविधा का एक टाइम बाउंड, एक क्लॉक लगा दी कि कोई एक आवेदक जो है इतने इस समय पर अगर आवेदन करेगा तो इतने समय में मिलेगा। अब ये किस प्रकार से बैलगाड़ी वाली व्यवस्था में लेकर जाना चाहते हैं लोग, जो लोग अच्छी इस प्रकार से, मुझे लगता है इनको लगता होगा कि इससे जनता खुश होती है जब ये कहते हैं पोर्टल हटा देंगे, पोर्टल हटा देंगे यानी भ्रष्टाचार को ले आएंगे। लेकिन असल में जो है ई गवर्नेंस जो है ये एक बहुत सुंदर तरीका है, ये विश्व भर के अंदर जो है ये प्रसिद्ध है। जब आपको इनविजिबल हेल्पिंग हैंड मिलता है, जब मदद करने वाला दिखता नहीं है, तो आप उसको किसी प्रकार से सुविधा शुल्क नहीं दे पाएंगे। सीधा सीधा जो है आपके हर चीज को टाइम बाउंड करना और हर व्यक्ति को अकाउंटेबल करना हर व्यवस्था को लेकर, ये एक बहुत सुंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है। और शुरू में जरूर जो है एक हमारी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था, आज भी कर रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो उनकी सत्ता कभी आनी नहीं है। लेकिन जहां कहीं गलती से इन लोगों की सत्ता है वहां पर हमारा अनुसरण करते हैं, यानी हरियाणा में विरोध करते हैं। अभी मैं एक अन्य डिबेट पे जो है एक कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता, बड़बोले प्रवक्ता को दिखा रहा था कि किस प्रकार हरियाणा के अंदर जब हमने किसानों के खाते में सीधा पैसा जमा करवाने लगे, तो ये जो तथाकथित रूप से इतने सालों तक राजनीति करते रहे, किसान की राजनीति करते रहे, इन्होंने उसका विरोध किया। अरे किसान के खाते में उसकी खुद की जिनस का पैसा, इसका विरोध कौन कर सकता है? ये बेशर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर इन्हीं लोगों की जहां अलग जगह सरकार है, हमारा अनुसरण करते हुए इन्होंने वो मॉडल वहां पर प्रस्तुत किया। जिस प्रकार हमारी ऑनलाइन व्यवस्था है, हमने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था करेंगे, ये जो ट्रांसफर का रैकेट है इसको खत्म करेंगे। हमने शुरू किया, इन्होंने विरोध किया, इसका मजाक भी उड़ाने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे नहीं पता असल में इनको जनता की नब्ज नहीं समझ आ रही। ये जितना इस बात का विरोध करते हैं, जनता इनको कटघरे में खड़ा करती है। अरे ये क्यों लेकर आना चाहते हैं? ये पोर्टल के दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि ये उस भ्रष्टाचारी व्यवस्था के समर्थक हैं। लेकिन असल में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर ट्रांसपेरेंसी जिस प्रकार से लाई जा सकती है, एक टेक्टोनिक शिफ्ट जो है हमने देखा है, हिंदुस्तान को बढ़ते हुए देखा है, हरियाणा को मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बढ़ते हुए देख रहे हैं, किस प्रकार से आम जन के चेहरे पर मुस्कान आए और उसके लिए बीच के जितने विघन है उसको खत्म किया जाए। और अगर वो विघन इस प्रकार के हमारे जो अभी मैं सुन रहा था आपके पैकेज में, जिन कम समझ के बड़े नेता जो हैं, उन लोगों को भी अगर इसमें सद्बुद्धि आए, वो भी इस चीज को समझने लगे, तो मुझे लगता है कि जनता के ज्यादा करीब जा पाएंगे। इस प्रकार से तो हाशिए पर जाते रहेंगे। जनता मजाक उड़ाती है साहब इनका, जनता इनका नुक्कड़ पर खड़े होकर मजाक उड़ाया करती है। ये जब हमारी वीडियो वायरल हुआ करती है, हमारी एक जगह पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक किसी प्रकार की डिबेट में थोड़ी सी चर्चा वायरल हो गई, उसका आज तक लोग मजाक उड़ाया करते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष है जिसको बिल्कुल मूलचूल चीजों का भी नहीं पता। लेकिन खैर बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, 4-4 बार विधायक बने, लेकिन कम से कम आप बदले जमाने में बढ़ते हुए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और हमने वर्षों वर्ष तक ये करके दिखाया, हम भी विपक्ष में रहे, सकारात्मक विपक्ष कैसा होता है हमने किया, हमसे ही सीख लो आप। लेकिन इस देश की ख्वाहिश है कि अब जब एक अच्छा सत्ता पक्ष मिला तो एक अच्छा विपक्ष भी मिले, आप भी अच्छी चीजों की तारीफ करना शुरू कर दो। मुझे लगता है जनता के करीब जाओ। आप कह रहे हैं कि अच्छी चीजों की तारीफ नहीं कर रहे हैं। मैं जोगिंदर जी का रुख कर लेता हूं। जोगिंदर जी, पोर्टल आप लोग कह रहे हैं कि एक तो पोर्टल हर चीज में सरकार पोर्टल ले आती है, जनता इससे परेशान हो रही है, जबकि पक्ष ये है सरकार का कि इसके जरिए ही तो ट्रांसपेरेंसी हम ला रहे हैं। अच्छी चीजों को आप लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? देखिए आयुष जी, ये खुद विदुर जी भी कह रहे थे, ये सच में पोर्टल की सरकार है। आप देखिए कि जितने भी पोर्टल को कौन चलाएगा? टेक्नोलॉजी को भी तो आदमी चलाता है। ये किसी प्रकार से एक नई चीज को पैदा करके जनता को, भ्रष्टाचार को आप एक आयाम में स्थापित नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि भ्रष्ट आचार, भ्रष्टाचार का मतलब है कि पैरालाइज आ जाना सिस्टम में किसी प्रकार से। आज भी ऑनलाइन रजिस्ट्रियों में लोगों को कई कई दिन की डेट नहीं मिलती है, टोकन नहीं मिलते हैं, दिक्कतें आती है। और पोर्टल की आपने व्यवस्था देखी होगी, कितनी जो फसलों की गिरदावरी है, कितने लोगों को मुआवजा मिल पाया है, कितने फसल के ब्यौरे हो पाए हैं, कितने फसल के रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं, मंडियों के बाहर लाइन की लाइन लगी पड़ी है, चीजें हुई है। तो जितना ये स्थितियां कर रही है, किस प्रकार से आपने देखा होगा कि फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स में आपने भ्रष्टाचार सामने आया मीडिया के सामने, तो वह सभी सारी चीजें ऑनलाइन तो हो रही थी, तो पोर्टल के जरिए तो हो ही रही थी। तो अब देखिए, जब हम कह रहे थे ये परिवार पहचान पत्र नहीं, परिवार परेशान पत्र है, इस प्रकार से जब धक्के खिलाए जाएंगे, चीजें की जाएंगी, ये कहने की बात है।
अब आप एक स्थिति से तो कर गए दूसरी चीजें से कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑनलाइन चीजें नहीं हो पाती है, समय नहीं खुल पाता है, कभी सर्वर डाउन होते हैं, कई ये चीजें होती है। जनता को सिवाय धक्के खिलाने के, जनता को सिर्फ गुमराह करने के, और कोई सरकार के पास किसी प्रकार का एजेंडा नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बातों से काम नहीं चलता। सरकार के अंदर का अगर आप सिस्टम को ठीक है पैरालाइज कर मोर साहब, दोगे, देखिए सिस्टम कोई के भी अंदर व्यवस्था, मोर साहब कोई भी नहीं कह सकता कि ये 100% एकदम फुल प्रूफ है। कुछ ना कुछ लूपहोल्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना जो सत्ता में बैठे हैं उनका काम होता है। लेकिन समय के साथ आप अगर ना बदलें अपने आप को, या नए इन चीजों को आप इंट्रोड्यूस ना करें, तो पुरानी व्यवस्था में जो चीजें चली आ रही थी, क्या हम उसको उसी तरह एक्सेप्ट कर लें? नई व्यवस्था इसीलिए तो की जा रही है ना कि कुछ तो बेहतर हो, कम से कम जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं? 100% नहीं हो सकता है, ठीक है आपकी बात, कुछ तो बेहतर होगा मोर साहब। ऐसा नहीं है। देखो, ऑनलाइन एक डिमांड है, लेकिन आप हर चीज को पोर्टल को जोड़कर हर चीज को पैरालाइज कर देंगे। अब आप देखिए, एसडीएम को, डीआरओ को, तहसीलदार जो है, नायब तहसीलदार है, वो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार है, उनका काम ही पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का है। तहसील एक इस काम के लिए एस्टेब्लिश की गई है कि किसी भी प्रकार का एक रजिस्ट्री नहीं है, अन्य बहुत से डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का, चाहे वो एडॉप्शन डीड है, चाहे किसी प्रकार की और समझौता डीड है, और किसी प्रकार की जितनी भी डीडें हैं, वो सारी की सारी वो रजिस्ट्रेशन है। अब वो रजिस्ट्रार के ऑफिस को वहां पे मतलब वो बैठते हैं, पूरे के पूरे अर्जीनिविस्ट बैठते हैं, पूरा तहसील का सिस्टम है, इधर से उधर धक्के खिलवाड़े का। और जितने भी आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, जितना भी सिस्टम में बढ़ाते जाएंगे, उसके अंदर भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नए सिस्टम को एडॉप्ट करने की बात नहीं है, बात गलत सिस्टम को एडॉप्ट करने की है। बात आप कह रहे हैं नया सिस्टम नहीं, लेकिन जो सिस्टम है वो गलत तरीके से आप एडॉप्ट कर रहे हैं, इससे समस्या बढ़ेगी। उसको सिस्टम में ठीक है, मैं दमदमा जी का रुख करता हूं। हाँ, बात सुन दमदमा जी। एक अलग तरह की तकनीक, ठीक है जोगिंदर मोर जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। दमदमा जी, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए आप लोग जो पोर्टल ले आते हैं, वो जनता को बजाय सहूलियत देने के ज्यादा परेशान करते हैं। मोर साहब भी कह रहे हैं कि ये तो और ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ा देगा। आयुष जी, जब कुछ व्यवस्था में परिवर्तन किए जाते हैं, कुछ अच्छी चीजें लाई जाती हैं, तो स्टार्टिंग में समझने के लिए कई जगह में विदु जी मैं आऊंगा, एक एक करके मैं कमेंट ले लेता हूं पहले। जी दमदमा जी बात रखें आप अपनी। हाँ, कहीं ना कहीं व्यवस्था में यदि कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ अच्छा किया जाता है, तो उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से मेरे कांग्रेसी मित्र भी एक बात को कह रहे थे कि इस प्रकार भ्रष्टाचार में, इस चीज के ऊपर मैं जरूर मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो इस देश के अंदर ना कभी खत्म हुई थी, और ना ही हम कहते हैं कि आज टोटली खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये मानसिक उपज है। अधिकारी किसी ना किसी रूप में भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन हमारी सरकार का धैर्य है कि उन अधिकारियों के ऊपर नकेल कसी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन ये एक मानसिक उपज है, ये कहीं भी उपज सकती है। जिस प्रकार से किसी तहसीलदार की रजिस्ट्री डीआरओ के पास या एसडीएम के पास जाती है करवाने के लिए, तो वो क्वेश्चन मार्क भी लगता है उस तहसीलदार के ऊपर कि आपके पास ये रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई, क्या कारण ऐसे रहे हैं। क्योंकि नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने, पीछे जब हमने तहसीलों का एक विजिट भी की सभी ने, और माननीय उप मुख्यमंत्री से बात की, उनको बताया कि किस प्रकार से तहसीलों में तहसीलदार ने अपने वार बांट रखे हैं, एक हफ्ता एक तहसीलदार, दूसरे हफ्ता एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं। तो हमने कई जगह तहसील में बैठ के बात की कि इस तरह की बातें क्यों है। लेकिन जब कहीं हम बात रखते थे तो वहां ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, लेकिन लोग कहते थे कि आकर कि तहसीलदार ने हमारे कागज इस बार रजिस्ट्री नहीं की, इस बार नहीं की। तो हम इसको मानने में भी कोई दो राय नहीं है कि जब आप व्यवस्था परिवर्तन करते हो तो दिक्कत आती है, लेकिन जब वो तहसीलदार की पावर सीधे सीधे डीआरओ और एसडीएम के पास भी चली जाती है, तो इसके अंदर भ्रष्टाचार ना के बराबर जो कहीं था, कहीं रगों में हल्का फुल्का तहसीलदार या कोई और अधिकारी वसीका नवीस के माध्यम से कहीं से करते थे, उस चीज पे पूर्णतः अंकुश लगेगा। और मैक्सिमम एसडीएम कोर्ट और तहसील थोड़ा नजदीकी है, कहीं ज्यादा नहीं। यदि जाना भी पड़े, तहसील में पूरे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, एसडीएम कोर्ट में उनकी रजिस्ट्री होती है। तो इस प्रकार से टोटली भ्रष्टाचार के ऊपर एक रोक लगेगी। तहसीलदार को डर रहेगा कि हमारे यहाँ से यदि रजिस्ट्री हाई अथॉरिटी करती है, एसडीएम करता है, डीआरओ करता है, तो क्या कल को उसकी पूछ नहीं होगी कि क्या कारण रहे हैं। उस तहसील से रजिस्ट्री जाके जिला कार्यालय डीआरओ ऑफिस में होती है, एसडीएम के पास। जो इंतकाल की बात थी कि वो 10 दिन तक म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन रहेगा, सामने किसी का ऑब्जेक्शन है वो क्लिक करें, आजकल तो मोबाइल के ऊपर चेक करें, और 10 दिन में यदि कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो इंतकाल मुतनाजा के लिए हो जाता है। जिस अथॉरिटी ने रजिस्ट्री की उससे हायर अथॉरिटी के पास वो चले जाएगा इंतकाल मुतनाजा होकर। लेकिन यदि 10 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, पहले क्या होता था कि उसका इंतकाल उस समय माना जाएगा,
पहले होता था कि रजिस्ट्री हो गई है, पटवारी के पास इंतकाल दे दिया, कानूनगो ने मुकाबला नहीं किया, आज कानूनगो निशानदेही के पास है, तहसीलदार साहब ने मार्क नहीं की। ये बड़ा प्रोसेस होता था और लोगों को परेशान होना पड़ता था। आज 10 दिन का टाइम बाउंड कर दिया उनके लिए कि 11वें दिन आपको कारण पता लगेगा कि आपका इंतकाल क्यों नहीं दर्ज हुआ। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सारा है। वो 11वें दिन रीजन देना पड़ेगा अधिकारी को कि आपका ये म्यूटेशन क्यों नहीं दर्ज हुई। उसको रीजन के साथ या तो मुतनाजा कर कर, अगर तहसीलदार रजिस्ट्री करता है तो उसको मुतनाजा कर कर या तो एसडीएम के पास भेजेगा या उस इंतकाल को मंजूर करेगा। वो उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकता, उसको डिले नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के अंकुश है जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, तो ये सरकार के प्रयास है संयुक्त रूप से कि प्रदेश की जनता को ज्यादा आपने बताया, मुझे लगता है जोगिंदर मौर्य जी ने उस पॉइंट को नोट किया होगा, वो उस पर मुझे लगता है कमेंट जरूर करेंगे। मैं अब डहीनवाल जी का रुख करता हूं। डहीनवाल जी, आपका स्टैंड क्या है? आपको लगता है कि ये जो पोर्टल बनाया गया है या ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है उससे ही भ्रष्टाचार कम होगा, या आप भी उस स्टैंड पर हैं कि नहीं, इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं? कैसे देखते हैं इसको आप? सरकार कोई भी काम करती है तो उसको, अभी जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि अप्रिशिएट करना चाहिए, हम सरकार के काम को अप्रिशिएट करना भी चाहते हैं, लेकिन एक समस्या आ जाती है। वो समस्या ये आ जाती है कि जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिल पाती। हम ये सिस्टम तो नया अपडेट करते हैं, हम हरियाणा को अमेरिका तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप करना चाहिए ना। आज आमतौर पर जो समस्या आती है वो क्या आती है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम की जो समस्या आती है, एक वो आती है। दूसरा क्या है कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात बताई थी उन्होंने, मैं भी वही चीज कहना चाह रहा था कि सिस्टम को ऑपरेट करने वाला क्लर्क होता है। इससे पहले भी पोर्टल हम चला रहे थे पूरे हरियाणा में। हम भी चाहते हैं कि स्वच्छ भारत मिले, स्वच्छ हरियाणा मिले, साफ हो, भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार तो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, अपने आप समझ जाएंगे, हमारे भाई भी बताएंगे कि 2017 से 3 अप्रैल 2017 से 13 अगस्त 2021 तक की और रजिस्ट्रियों की जांच की गई थी। वो रजिस्ट्री घोटाला का एक बड़ा मामला आया था। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में भी उसको उठाया था और सब लोग कह रहे थे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। और उसकी जांच में पाया गया कि 64,577 रजिस्ट्रियां जो कि ये पाई गई कि ये गलत तरीके से की गई है। जहां पर 7A के बाहर की कंट्रोल्ड एरिया की, जहां पर नहीं बनती थी, वहां की रजिस्ट्रियां की गई 64,577, जिसमें से अकेली 30,000 रजिस्ट्रियां करनाल जिले की थी, मुख्यमंत्री साहब के गृह जिले से थी। तो वो जब, अब वो बात क्या आती है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हम भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, खुद हमारे भाई भी यहाँ पर बड़े बड़ी बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, लेकिन आज हकीकत यह है कि तहसील में क्या किसी भी ऑफिस में चले जाएं जहां पर ये पोर्टल का खेल चल रहा है, जब तक आप सेवा शुल्क नहीं दोगे अगला क्लिक नहीं होगा। यानी नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको सेवा शुल्क देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेट करने वाले हमारे ही तो भाई है ना, वो हरियाणा के ही तो भाई हैं, और वो मजबूरी हो जाती है। और अब ये कहते हैं आपके कि भर्ती किए हुए हैं। नहीं, अब ये तो कुछ भी कह सकते हैं, भर्ती तो आपने भी किए होंगे, इसका मतलब हमारे भर्ती किए हुए हैं, हमारे भर्ती शुल्क नहीं देना पड़ा ना। दूसरी चीज, उसी मामले में 800 अधिकारियों को नोटिस दिया गया था, कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें 133 सब रजिस्ट्रार थे, 97 ज्वाइंट रजिस्ट्रार थे, 156 क्लर्क थे, 400 पटवारी थे, जिनको शोकाज नोटिस देकर ये कहा गया था कि आपने कंट्रोल्ड एरिया की जो गलत रजिस्ट्रियां की है उस पर आप रीजन बताओ कि आपने क्यों की। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। 2017 से लेकर 21 तक की रजिस्ट्रियां हुई, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? या तो उनको कारण बताओ नोटिस गलत दिया गया, आप बता देना, या तो कारण बताओ नोटिस गलत दिया गया, या अगर उनको नोटिस दिया गया है और अगर वो रजिस्ट्रियां सही है या गलत है तो आपने अब तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इतने बड़े अधिकारियों का ग्रुप है उस पर आप कार्रवाई करना नहीं सकते? या ये कह सकते हैं कि माल बटाई का जो भ्रष्टाचार की बार बार बात करते हैं, या ये हो सकता है कि जो हिस्सा था वो सरकार के पास समय पर पहुंच गया और उस मामले को दबा दिया गया। हो सकता है मेरा भाई विधु रावल जी बैठे, कुछ हिस्सा इनके पास भी पहुंचा हो, शायद ये इसलिए उन बातों को ना कहना चाहो, उस चीज का जरूर जवाब दे। और एक बात और दी, अकेला ये खाली इसकी बात नहीं कर रहे, आप पटवारी के पास चले जाना, सबसे पहले तो पटवारी ढूंढे नहीं मिलेंगे आपको। ये हकीकत है कि देश में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन पटवारी किसी जगह पर नहीं मिलेगा, पटवारी ढूंढने से भी नहीं मिलता। और दूसरी बात, अगर पटवारी मिल भी गया तो आपको नेक्स्ट डेट दे देगा, कल आना परसों आना, चक्कर कटाते हैं। मैं खुद इस चीज के लिए बताता हूँ कि आम जनता बहुत भारी परेशान है। मैं खुद एडवोकेट हूँ, अगर हम किसी भी क्लाइंट को अगर कुछ कहते हैं कि आप पटवारी से ले आना, बोला जी और कुछ करा लो, पटवारी के पास मत भेजो, बड़ा परेशान करते हैं, बगैर पैसे लेके एक काम भी नहीं करते। अब बताओ वो व्यक्ति, अच्छा रही बात अभी शिकायत की बात, कहेंगे कि आप शिकायत क्यों नहीं करते,
अगले आदमी को अपना काम कराना है, मजबूरी में फंसे हुए व्यक्ति मतलब ठीक है, आपने जो बात बताई है ठीक है, मैं विदुर रावल जी से उसका जवाब लूंगा। नरेश जी ठीक है, डैनिवाल जी आपकी बात आ गई। नरेश जी आप कैसे देख रहे हैं ये पोर्टल की व्यवस्था को? जी आयुष जी, तो सबसे पहले हरियाणा वासियों को, अपने भाई जितने भी बैठे हैं, हमारे जो साथी है, सबको राम राम प्रणाम। तो एक बात देखिए कि हमारे हरियाणा के अंदर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, टोटल 6 डिवीजन आती हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट है हमारे एंड 71 सब डिस्ट्रिक्ट है, और 93 हमारे जो तहसील और जो 49 उप तहसील है। टोटल अगर देखा जाए हरियाणा के अंदर जो हमारा 44,212 जो है किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है। ये तो हमारा हरियाणा का पूरा मैंने आपको ब्यौरा दे दिया। अब आपको पता है कि जो रिवेन्यू जनरेट होता था हमारा जो है हरियाणा के अंदर 64 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी जो अभी तक पेंडिंग है इस सरकार के अंदर, जिसके अंदर से सिर्फ गुड़गांव के अंदर आपको पता है कि 245 करोड़ रुपए पेंडिंग है। तो ये तो हमारे पास जो है सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि इस रेवेन्यू को हमें लेना कैसे है। स्टैंप ड्यूटी पहले तो ये तो आपको पता है स्टैंप ड्यूटी तो एक बिल्कुल एक प्रक्रिया, बिल्कुल क्लियर प्रक्रिया है जिसको आप निकाल सकते थे, लेकिन उसको तो आपने कभी तक ऑनलाइन किया नहीं। तो ऑनलाइन के लिए अब आपको एक बहुत ही अच्छे वो दूंगा कि सरकार ने पहली बात तो खुद मान रहे हैं, सरकार ने खुद बोला कि इसके अंदर भ्रष्टाचार होता था। तो 9 साल से इनको ये नहीं मालूम कि भ्रष्टाचार हो रहा था या नहीं हो रहा था, खुद ही मान लिया इन्होंने कि भ्रष्टाचार होता था। इससे 9 साल में इनको अब जाके पता चलता है कि जनता कह रही है जब कि ये कहते हैं कि ऑनलाइन करवा दिया, ऑनलाइन कर दिया। आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी आईडी थी वो भी ऑनलाइन थी, ये भी मानते हैं ऑनलाइन। किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने ये किया। उसका मैं एक वीडियो भी अभी आपके सामने पेश करूंगा कि वो ऑनलाइन के नाम पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में धोखाधड़ी क्या हो रही है, लोगों को कैसे लूटा जा रहा है। और ये एक और जरिया लूटने का बना लिया। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, हम लोग सपोर्ट करते हैं आपको कि एक्चुअल में हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए। पहली बात तो आपके सर्वर नहीं चलते कहीं भी चले जाए किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। आपके पता नहीं वो कौन से जमाने के पेंटियम, आज के टाइम में हमारे पास पेंटियम 4 से ऊपर जाके बहुत से अच्छे अच्छे प्रोसेसर आ रहे हैं, लेकिन इनके पास शायद वो 386 486 पुराने जमाने के प्रोसेसर जिसमें मेगाबिट के अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता था ना वो चलते हैं। जैसे रेलवे के अंदर होता है ना, एक टिकट टाइप करने के लिए आपने खट 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 टाइप किया, उसके अंदर से टिकट निकलती है, बस वो इंटेलिजेंट नहीं है। आपके पास भी जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या आपके पास सर्वर्स हैं वो मोर इंटेलिजेंट नहीं है जितना आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं ना प्रमोट करने के लिए। तो वो टेक्नोलॉजी आप कहाँ से प्रमोट कर रहे हैं वो आपके सर्वर खुद बता देते हैं। आपके खुद अधिकारी और नेता कहते हैं कि कभी सर्वर बंद है जी, क्या करें। आप किसी को भी अधिकारी को फोन करो, कहते हैं जी हमारा सर्वर बंद है जी पीछे से। फिर आप कहेंगे जी 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, आप 2 दिन 4 दिन बाद आओगे, वो जी थोड़ी देर के लिए चला था, आधे घंटे के लिए फिर से बंद हो गया। तो आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, 2 दिन पहले बहुत ही वायरल हो रही है, विधायिका जी कह रही है इनकी बीजेपी की, ये आपके सामने पेश करता हूँ मैं। बता दीजिए नरेश जी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। नहीं, इसके अंदर मैं विधायिका जी को बताया था, बता दीजिए कि कैसे समझ में के नाम पे। हाँ, तो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे ये विधायिका जी कह रही हैं कि 45,000 रुपीज लिए गए लोग एक बंदे से। उसने विधायिका जी को कंप्लेंट करी कि 45,000 रुपीज ले लिए, 30 to 45,000 का जो लिया, और उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी। आप ये बताइए, अब ये क्वेश्चन मैं बीजेपी से पूछता हूँ, ये प्रॉपर्टी आईडी तो आपकी ऑनलाइन है, ये सारा प्रोसेस भी ऑनलाइन है, फिर ये रिश्वतखोरी कहाँ से आ रही है? और एक लाइव एग्जांपल मैं अपने आप को देता हूँ, मेरी पैतृक प्रॉपर्टी है जिसको लेके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, एकदम प्रॉपर। ठीक है नरेश जी, आपकी बात भी ठीक है, मैं समझ गया। चूंकि आप कह रहे हैं कि जो व्यवस्था ऑलरेडी पहले से आपने ऑनलाइन की हुई है वहां पर भी अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर इस नई व्यवस्था से आप कैसे पारदर्शिता लाएंगे? विदुर रावल जी जवाब दीजिए। देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मा एक उस आंदोलन में जो है इस बात को खूब प्रचारित किया गया था कि सिटीजन चार्टर होना चाहिए, हर चीज की समय सीमा बांधनी चाहिए, और उसको जो उनकी प्रमुख 5 मांगे थी उनमें एक मांग जो है सिटीजन चार्टर की। मुझे नहीं पता नरेश जी उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी से थे, बाद में आए, मुझे नहीं पता। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो जन्मा आम आदमी पार्टी है, सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है, जिन लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन लड़कर आए हैं वो जब इस प्रकार की बेतुकी बातें करते हैं और गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और भ्रष्टाचार विरोधी जो भाजपा के कदम है उनको अंदर अवरोधक बनकर भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं, बहुत दुख होता है। अभी क्या है कि ये बात सब लोग जानते हैं कि आज से नहीं, 9 वर्षों से नहीं, 90 वर्षों से, जब भारत आजाद भी नहीं उससे पहले से तहसील जो है बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था। मुझे इस बात को एक्नॉलेज करने में कतई कोई बात नहीं। मेरे मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने इसको केवल एक्नॉलेज ही नहीं किया, इसको करेक्टिव करने के लिए
रजिस्ट्रीज को ऑनलाइन करना, ये टोकन व्यवस्था शुरू करना, ये उसी तर्ज पर था। अब ये किस प्रकार से टोकन व्यवस्था में कैसे भ्रष्टाचार होता है, यहाँ पर डिबेट में समझाना चाहिए। सुखी सुखी बातें करते हैं, नहीं समझ आती। अभी भ्रष्टाचार वहां पर क्या रह गया कि रजिस्ट्री हो जाया करती थी, लेकिन 90-99% बल्कि कहूंगा सही रजिस्ट्रीज को भी इंतकाल नहीं चढ़ा करता था। वो इंतकाल एक माध्यम बन रहा था कि एक कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई बीच में जो गलत जो सिस्टम के अंदर लोग होते हैं, जो बहुत सारे जोगिंदर जी की सरकार के समय भी भर्ती हुए होंगे, बहुत सारे रजवंत जी के समय भी हुए होंगे, कुछ एक हमारे समय भी ऐसे हो गए होंगे। देखिए मानव स्वभाव के अंदर की बात अभी जैसे भास्कर जी मैंने बताया उस तरह का है, लेकिन हम क्या उनके हाथ में इतनी ताकत दे तो भ्रष्टाचार कर सकते हैं? नहीं देंगे। जब यही तो पोर्टल व्यवस्था है, यही तो पोर्टल व्यवस्था है जो कि कहती है कि नहीं भाई हम आपको समय सीमा बंद करेंगे, नहीं तो अगर द ओनस एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ वो जो है जो जिसके जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी, उसके पास ना आकर अधिकारी के ऊपर आए, अधिकारी बताए कि इंतकाल क्यों नहीं कर रहा भाई, क्यों बार बार लाभार्थी जाकर उसके चक्कर काट के आए। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब अब बड़े विरोधाभासी बातें करते हुए मेरा जवाब जो है ये खुद लोग दे देते हैं। ये खुद ये भी बताते हैं पटवारी ढूंढे नहीं मिलेगा, लेकिन ये पटवारी ढूंढे नहीं मिलेगा इसकी व्यवस्था किसने की? नहीं मिले या ना मिले, पटवारी के अलावा आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी खुद की एक गिरदावरी जैसी एक व्यवस्था खड़ी कर सकते हो। अब पटवारी को मिलान करना है आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो कि मेरी सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसके साथ मिलान गिरदावरी का उसको करना है। अगर नहीं कर रहा तो उसकी भी जवाबदेही है कि क्यों नहीं हो रहा। इसी प्रकार से जैसे ये कह रहे थे पटवारी ढूंढे नहीं मिलेगा, असल में पटवारी तो मिल जाया करते थे रजवंत जी, तहसीलदार नहीं मिला करते थे। तहसीलदार और नायब तहसीलदार नहीं मिला करते थे, उनको ढूंढते रह जाते थे, वारों में घूम जाया करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, अब विकल्प खोल दिए, उनके अलावा एसडीएम पर चले जाओ, तहसीलदार नहीं है तो एसडीएम पर चले जाओ, एसडीएम नायब तहसीलदार नहीं है तो आप जाकर डीआरओ पर भी चले जाओ। यानी 2 विंडोज की बजाय 4 विंडोज खोल दी। अब कौन अपनी पूरी बुद्धि का व्यक्ति जो है इन ज्यादा व्यवस्थाएं खुलने का, विकल्प खुलने का इसका विरोध कर सकेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन खैर यहाँ पर अब मैंने कहा ना, हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं। अगर सत्ता अच्छा मिल गया, अगर सत्ता पक्ष अच्छा है तो विपक्ष भी उतना ही अच्छा जैसा हम जब विपक्ष में थे। ठीक है, लेकिन विदु जी जो विपक्षी पार्टियां उनका ऑब्जेक्शन ये है कि जो व्यवस्था ऑलरेडी आप लोगों ने पहले से ऑनलाइन की हुई है, क्या वहां पे करप्शन आप लोग रोक पाए? क्या ट्रांसपेरेंसी वहां पर आई है? वो ऑलरेडी अगर वहां पर वैसे एग्जिस्ट कर रही है तो इससे नया से क्या होगा? आयुष जी क्या करते हैं ये लोग जो है चांद के अंदर दाग ढूंढने का प्रयास करते हैं और ये माइक्रो उठा लेते हैं कि फला जगह पर एक व्यवस्था आई, फला जगह पर एक। अभी पीछे एक व्यक्ति जो है सेहरा बांधकर चला गया और बोला जी मुझे जो है मुझे जो लाभ मिलना था वो नहीं मिला। बाद में पता चला उसकी जांच बिठाई गई, तुरंत अगले दिन ही पता चल गया उसने आवेदन ही नहीं किया था, यानी केवल तमाशा गैंग बनकर रह गई। अब ये तो माइक्रो एग्जांपल देते हैं, मैं मैक्रो एग्जांपल देता हूं। हमने जिस प्रकार से इनके द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किए गए आधार कार्ड जो है उसको जैसे ही हमने राशन कार्ड के साथ लिंक किया, पता क्या चला, अरे साहब हरियाणा के अंदर, छोटे से हरियाणा के अंदर 2.5 लाख तो रजिस्ट्रेशन जो स्कूल के अंदर करवाए हुए थे वही फर्जी थे। जो परमात्मा में भी पैदा हुआ, बुड्ढा साहब उन लोगों को वजीफे दे रहे थे। हमने देखा 4 लाख के करीब राशन कार्ड। आयुष जी, मेरा प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, मनोहर लाल जी के राज में आकर हमने 4 लाख तो राशन कार्ड ऐसे खत्म किए जो कि कभी परमात्मा ने नहीं पैदा किए। ये उनको 35 किलो उनको गेहूं भी दे रहे थे, उनको राशन भी दे रहे थे। अब ये क्या माइक्रो के बजाय मैक्रो एग्जांपल नहीं है? आप किसी भी गांव में चले जाओ, मेरे हरियाणा का सबसे बड़ा अगर घोटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला ने कभी क्या था, सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है ना गांव के अंदर, सबसे सुंदर जो कोठी है, उसके बाहर लिखा हुआ बीपीएल परिवार, यानी कि इनके समय 14.5 लाख लोग जो थे केवल लाभार्थी थे। आज दुगनी बढ़कर लगभग दुगनी हो गई, 27.5 लाख के करीब हमने लाभार्थी संख्या बढ़ा दी। लेकिन ये कहते हैं कि राशन कार्ड कट गए। मेरा आंकड़ा बताता है कि दुगने हो गए। और दुगने कब हो गए? जब बड़ी बड़ी जो कोठियों पर लिखे हुए थे उनको जब आय से जोड़ा तो पता चला वो तो उसके बजाय जो है अधिक जो दूसरे लोग थे वो थे। यानी असली लोगों केवल ये दो तरह से भ्रष्टाचार कर रहे थे जिनको मनोहर लाल जी ने पकड़ा। क्या ये केवल जिनको चाहिए था उनको ही वंचित नहीं कर रहे थे, जिनको नहीं चाहिए था, जैसा अभी इन्होंने कहा कि शायद विधु रावल को मिलता हो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, एवरीथिंग लुक्स ब्लू टू अ येलो, माफी चाहूंगा, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आए। इसी प्रकार से इनकी तक पहुंचता होगा कट, तभी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला साहब कहते हैं विशेष रूप से। रजवंत जी, मैं बस बात खत्म कर रहा हूं, आप बोलिएगा। कुरुक्षेत्र के अंदर आकर जाट धर्मशाला में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए
और कब, जब वो जेल में पहले वाली सजा भुगत रहे थे, तब चुनाव से ठीक पहले 2019 से पहले आकर क्या कहते हैं, अखबार में बड़ा बड़ा छुपा, एक बार कार्यकर्ताओं सरकार बना दियो, थारी 7 पुश्तों का जुगाड़ बना दूंगा। अरे किस प्रकार की बात है। एक तरफ तो मनोहर लाल आर्य कॉलेज में कहते हैं कि भाई सरकार आए चाहे ना आए, लेकिन हम जो है मेरिट से समझौता नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक व्यक्ति खुले तौर पर जो तिहाड़ में सजा भुगत रहा है, पैरोल पर आता है और अपने कार्य को करता हूं, कहता है एक बार सरकार बना दियो, थारी 7 पुश्तों का जुगाड़ कर दूंगा। अब ये 7 पुश्तों का जुगाड़ कैसे होगा? अपना फार्म हाउस बेचकर थोड़ी करेगा। हरियाणा को लूट खाऊंगा लेकिन थारी 7 पुश्तों का जुगाड़। ठीक है, चलिए ये जो ठीक है जोगिंदर मोर जी, ऑप्शन आपने, अगर ये विदुर रावल जी का कहना है कि पहले 2 थे तो अगर हमने 4 कर दिए तो वो जाहिर बात है कि लोगों के लिए सहूलियत बढ़ रही है, उस पर क्या आपत्ति है आपको मोर साहब? सहूलियत नहीं बढ़ रही है, एक अलग तरह का विकल्प करके एक अलग तरह का भ्रष्टाचार पैदा करने की बात करें। जवाबदेही तय होती है, एक ऑफिशियल में हायर की होती है, विकल्प नहीं होते। डीआरओ जो है वो तहसीलदार का बड़ा अफसर है, एसडीएम जो है उसको सुपरविजन करता है। आप बेहतर ये होता तहसीलदार नायब तहसीलदार रजिस्ट्री नहीं करता, उसकी शिकायत जाएगी, उसकी शिकायत को सुनेगा, रजिस्ट्री थोड़ा ना करेगा वो। अब वो विकल्प दे दिया, आधे वहां आधे इस प्रकार से कि जिसकी जहाँ पे जो होगा वो एक भ्रष्टाचार शिकायत सुनने के बजाय बल्कि वो रजिस्ट्री करके भ्रष्टाचार पैदा करेगा। एक अलग तरह का एसडीएम के पास, डीआरओ के पास पहले से ही सुपरविजन का बहुत ज्यादा काम होता है। आप सिस्टम को पैरालाइज कर रहे हैं। ये जो है एक सरकारें जो होती है वो होता है ना, मतलब नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारे वाली बात होती है। इनको क्या है कि संस्थागत अनुभव नहीं है। सरकार की सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको संस्थागत अनुभव नहीं है, ढांचागत अनुभव नहीं है। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको मैं आपके बीच में नहीं बोला। जनता हंस रही है, दर्शक हंस रहे हैं आपकी बात। दर्शक आपके हंस रहे हैं, दर्शक के ज्ञान नहीं है इनको, हंस रहे हैं लोग। ठीक है विदुर जी सुन लेते हैं, जोगिंदर मोर हंस रहे हैं। ठीक है, अभी जोगिंदर मोर जी की बात तो आने दे भाई, बात तो आ जाने दो। यहाँ आप बात को पूरी नहीं होने देते हैं चीजों को। एक हायरकी होती है, अगर तहसीलदार रजिस्ट्री नहीं करता है, अब एसडीएम भी रजिस्ट्री नहीं करेगा तो कहाँ जाएंगे? एक हायरकी नीचे से शुरू होती है, आम जन से। आप बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है विदुर रावल जी सुन लीजिए जोगिंदर मोर जी। हाँ तो देख हायरकी एक नया तहसीलदार के ऊपर, तहसीलदार जो सुपरविजन है तहसीलदार का हुआ है, वो ऑफिसरी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार है, उनका काम ही डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का है। अगर किसी प्रकार की कोई खामियां भी है एडमिनिस्ट्रेशन का है तो डीआरओ और एसडीएम का काम उसका सुपरविजन करने का है, उसी के बराबर काम करने का थोड़ा करना है। उनकी जो सुपरवाइजरी पावर है उसको छीन के अलग तरह का काम दिया जा रहा है। अगर मान लो तहसीलदार ने भी रजिस्ट्री नहीं करी और तहसीलदार ने भी नहीं की और डीआरओ ने भी नहीं की, एसडीएम ने नहीं की, तो डीसी के पास शिकायत लेके जाना पड़ेगा, कमिश्नर के पास शिकायत लेके जाना पड़ेगा उस चीज की जिसकी शिकायत डीआरओ और एसडीएम को हो सकती थी। तो इस सिस्टम को पैरालाइज कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम को पैरालाइज कर रहे हैं। भाग सिंह दमदमा जी जो व्यवस्था है उसको और खराब कर रहे हैं आप। दमदमा जी जवाब देखिए, मैं नहीं समझता मेरे भाई जोगिंदर मोर जी आज तय कर आए हैं कि सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करना है, कुछ नहीं मिल रहा इनको कहने को, लेकिन बस विरोध करना है। पीछे से कहकर आए कि वो कुछ भी कहकर आए। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया था कि शौच के बाद हाथ धोएं, तो कांग्रेसी मित्र कहते हम तो नहीं धोएंगे भाई, मत धो। अगर आप नहीं धोना चाहते तो कहने का भाव है भाई, तहसीलदार पे भी कोई रजिस्ट्री नहीं रुकती थी। तहसीलदार पे ये जो करप्शन की बात पब्लिक के अंदर से निकल आती थी, उसके ऊपर एक क्लॉज लगाने की बात की है कि यदि आप नहीं करोगे तो 2 विंडो और खुली हुई है, वहां पर जाएंगे और आपकी जवाबदेही भी तय होगी। इसके अंदर विस्तार से आएगा सारा कुछ कि रजिस्ट्री एसडीएम ने किन कारणों में की। क्या तहसीलदार छुट्टी पे था? क्या तहसीलदार ने वो रजिस्ट्री नहीं की? और एक और फंडा था, मैं स्वीकार करने में कतई गुरेज नहीं करता कि जो तहसीलदारों का एक सिस्टम था ना कि रजिस्ट्री मार्क करना, ये मार्क वो पेंसिल के साथ करते थे, वो करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा था। उस चीज को तोड़ने की बात आती है कि मार्क भी बंद करेंगे, इनके हफ्ते भी बंद किए हैं और पहले भी कार्रवाई करते आई है। जब फिर भी काफी करप्शन कम हुई, लेकिन जब फिर भी जनता का फीडबैक आया कि अभी भी तहसीलदार तंग करते हैं, तो 2 विंडो और खोल कर रख दी। और जिस प्रकार भाई ने अभी कहा है कि यदि ये रजिस्ट्री नहीं करते तो ये वो सरकार है तहसील में बैठ कर आ सकती है, या तो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला या माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद बैठकर रजिस्ट्री करवाएंगे प्रदेश की जनता की। ये खुद भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये उन राजाओं के उसमें से नहीं है कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे प्रदेश को बेचने का काम एक ही जगह बैठकर कर दिया करते थे। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा की क्यों हिम्मत नहीं हुई हरियाणा प्रदेश में 1 इंच भी जमीन लेने की बात आई। और साहब आप खुद बीच में बोलते हो। अरे आप खुद बीच में बोलते हो,
आप भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम ले रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? विदु भाई सही थे वो आपके बीच में, क्योंकि आप गलत बोल रहे थे। आप सुनिए भी, मैं आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला, थोड़ा सा मादा रखिए, सुनिए तो सही। जो व्यवस्थाएं आज भूपेंद्र हुड्डा कहाँ से आ गए इसमें? आज डिबेट में भूपेंद्र हुड्डा कहाँ से आ गए? अब दमदमा जी आप बताइए, रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंच गए आप। अब इस पर तो एतराज होगा साहब। चलिए, मुझे लगता है दमदमा जी आपने जो जवाब दिया है मोर साहब उसको थोड़ा सा और समझेंगे, लेकिन मैं रजवंत डाइनवाल जी का रुख कर देता हूं। डाइनवाल जी, ठीक है, डाइनवाल जी, डाइनवाल जी, व्यवस्था को अगर हम लोग और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना रहे हैं तो फिर क्यों आप लोगों को इस पर आपत्ति हो जाती है? ठीक है डाइनवाल जी। कोई आपत्ति नहीं है हमें, इनसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। आज सरकार इनकी जो चाहे वो करे, जो चाहे ना करे। बंदर के हाथ में बंदूक दे दी, किसको मारे किसको छोड़े वो ये जाने, इनका काम जाने। लेकिन एक चीज जरूर है, 64,577 रजिस्ट्री दोनों नुमाइंदे बैठे सरकार के, एक का विभाग है और एक मुख्यमंत्री जी है। जवाब ले लीजिए, बिल्कुल भी नहीं बताया, इस चीज पर बिल्कुल नहीं बताया। मैं जवाब दे देता हूं। जवाब आप दे देना। दूसरी बात अभी हमारे साथी विदु रावल जी बोल रहे थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कह रहे थे 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर देता हूं। मैं एक चीज बता देता हूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस प्रकार की बातें जो भी कही है, आपको मैं उसका मतलब समझा देता हूं। किसी भी गांव में अगर पानी की कमी होती है, अगर कहीं पर भी नहर बन जाती है तो 3 पीढ़ी का सुख बोला जाता है। विदु जी शायद आपको भी पता होगा, हमारे यहाँ पर ग्रामीण एक बार सरकार बना दियो, कार्यकर्ताओं थारी 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर दूंगा। हरियाणवियों थारी 7 पीढ़ी का जुगाड़ नहीं करूंगा, कार्यकर्ताओं थारी 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर दूंगा। और दूसरा, कार्यकर्ताओं के बच्चे नहीं लगेंगे, मेरिट पर बच्चे लगेंगे मनोहर लाल। दोनों का अंतर सामने सामने है। खुले तौर पर आर्य कॉलेज 2017 में, आर्य कॉलेज पानीपत के अंदर दिया हुआ ऐतिहासिक भाषण मनोहर लाल का, उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के बच्चे लगे ना। ठीक है विदु जी, लेकिन वो उसी का एक्सप्लेनेशन तो बता रहे हैं ना कि वो किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा। मकसद कभी नहीं था, लेकिन आपका मकसद बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जिस प्रकार से जो घोटाले बार बार हम उजागर कर रहे थे, उन घोटालों को आपने माना और अब आप उसको दबाए बैठे हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, या तो उसका हिस्सा आपके पास पहुंच गया, या तो आपके पास हिस्सा नहीं पहुंचा था, तब आपने इस मामले को उठाया। जब हिस्सा पहुंच गया, ठीक है विदु रावल जी जवाब देंगे इसका। विदु रावल जी जवाब दीजिए, वो जिस रजिस्ट्रियों की बात कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ठीक है, 1 सेकंड में जवाब लेता हूं। विदु रावल जी, विदु रावल जी आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, विदु रावल जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे भाग सिंह जी बैठे हैं, वो जवाब दे सकते हैं क्योंकि विभाग उनके मुख्यमंत्री। हाँ ठीक है, मैं दमदमा जी से भी ले लेता हूं। ठीक है दमदमा जी, भाग सिंह दमदमा जी। आयुष जी, जिस प्रकार की भी कोई अनियमितता आई थी, तत्काल उन सबकी लिस्ट बनी है, उनकी कार्रवाई का प्रोसेस चल रहा है पूरा तहसीलदारों पर जिन पे अभी तक 100 कॉल नोटिस का रिप्लाई तक नहीं आया। क्या आप आगामी कार्रवाई क्या 2021 से लेकर जो किसी चीज का रिप्लाई नहीं देगा सरकार, उसके बाद भी कार्रवाई के अधिकार है, नियम है। और आयुष जी, पूरी कार्रवाई नियमों के तत्वाधान में हो रही है। एक जो उसकी प्रक्रिया है उसके हिसाब से जहां जहां कुछ गलत किया है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और क्योंकि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि अभी कोई चुनाव नहीं है, आज कोई चुनाव नहीं है जिसकी वजह से सारी चीजें, चुनाव तो 2024 लास्ट अक्टूबर का है। लेकिन जिनकी कोई कहीं दिक्कत आई है जिस चीज की, उनके ऊपर नियम के अनुसार कार्रवाई कर रही है। जो शो कॉज नोटिस दिए गए थे उसका रिप्लाई जिसने नहीं दिया उसके ऊपर भी कार्रवाई बनेगी। और सबका तय हो रहा है, किसी को बक्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई मीडिएटर थे बीच में, चाहे कोई और। मैं इसमें आयुष जी एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। रजवंत जी, पहली बात तो आप गलत फिगर कोट कर रहे हैं। ठीक है डाइनवाल जी सुन लेते हैं। डाइनवाल जी, सवाल आ गया आपका, जवाब ले लेते हैं ना। आपने कहा कि दोनों लोग हैं, एक के पास विभाग है, एक मुख्यमंत्री हैं। अब जवाब लेते हैं ना उधर से। विदु रावल जी, हाँ, ये बात कहां से शुरू हुई थी? ये जब कोरोना काल शुरू हुआ, अप्रैल से लेकर जुलाई 2020 की बात है, जब सबसे पहले ये बात सामने आई कि बहुत सारे रजिस्ट्रियां बंद होने के बावजूद भी बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ कि तहसीलदारों ने जो है सेक्शन 7A को ब्रीच करके वहां पर रजिस्ट्री की। तो इसकी जांच जब बिठाई तो फिर उसके बाद विधानसभा में चर्चा आई। ये गलत इन्होंने श्रेय लेने का प्रयास किया। अभय सिंह चौटाला बाद में पिक्चर में आए, पहले जांच हो गई, उस जांच शुरू हो गई, तब बात आई कि ये केवल जो है 2020 तक नहीं है विषय, ये 2017 से उठाकर 2021 जो इन्होंने डेट बताई वहां तक का उसका टाइम पीरियड इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि तब तक चर्चा हुई थी। उसके बाद वाली रजिस्ट्रियों के अंदर व्यवस्था ही ऐसी बंद कर दी कि जो पोर्टल जो है वो खुलेगा ही तब जब वो 7A की उसके अंदर NOC आएगी। अगेन पोर्टल का लाभ हुआ। इसी प्रकार से मेरे मित्र जो नरेश शर्मा जी बता रहे थे कि एक फरीदाबाद का घोटाला, मैं
चैलेंज करके इनको कहता हूं, अगर ऑनलाइन व्यवस्थाएं ना होती तो फरीदाबाद के वो घोटाले का ही नहीं पता करते। इसलिए दो चीजें, ऑनलाइन व्यवस्था का हुआ, इस कारण से उस घोटाले का पता चला, इस कारण से उस पर कार्रवाई हुई, और दूसरा कि यह भाजपा की सरकार थी, ये मनोहर लाल की सरकार थी जो भ्रष्टाचार को कारपेट के नीचे नहीं जाने देती, ब्रश नहीं करती, किसी प्रकार से उसको बाहर निकाल कर लाती है और भ्रष्टाचारी को सजा भी देती है, और जहां जहां नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाती है। ये दोनों चीजें, ऑनलाइन सिस्टम और मनोहर लाल की सरकार, इसी कारण से भ्रष्टाचार न केवल पकड़ा गया बल्कि वी मेड द करेक्टिव मेजर्स, जिसके कारण से जनता को राहत मिली। ठीक है विदुर रावल जी, आप किसी बात के साथ, अब ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब जो व्यवस्था है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, और ऑनलाइन व्यवस्था से जो लाभ है वो प्रदेश की जनता को कितना मिलेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हाँ, जो प्रयास किए जा रहे हैं अब देखना यह है कि इसके इंपैक्ट होते किस प्रकार के हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।